जब मनुष्य का उदय हुआ तो वह एक जानवर के समान था। मसलन खाने का प्रबंध और जीवन को संभाले रहना। आग के आविष्कार से पहले अन्न की खोज से पूर्व वह क्या था? नग्न घूमने वाला आम जानवरों के समान। लेकिन प्रकृति ने ही उसके भीतर कुछ ऐसा बोया था जिसने उसको हजारों सालों में आज के युग में धीरे धीरे विकसित कर दिया। क्या जानवर भी विकसित हुए? नहीं, वे उसी प्रकार हैं। उनमें किसी प्रकार की संभावनाएं प्रकृति ने नहीं भरी थी। इससे स्पष्ट होता है मनुष्य प्रकृति की पहली पसंद है और अंतहीन संभावनाएं प्रकृति ने उसमें दी है। लेकिन हमें यहां तक पहुंचाने में क्या हम सभी का योगदान है? नहीं। कुछ ही शायद गिनती के लोगों के प्रारंभ में प्रकृति की दी हुई मनुष्य के भीतर के गुणों की योग्यता थी। ये विशेष कर्मयोगी थे। इनमें दार्शनिक, वैज्ञानिक, योगी, चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता इत्यादि थे। कुछ ऐसे जिन्हें आज हमने बहुत ही निचले दर्जे में रख दिया है, जैसे बढ़ई, कुम्हार, किसान, राजमिस्त्री, मजदूर, शिल्पकार, जिन्होंने अपनी सृजनात्मक क्षमता से दुनिया के वर्तमान स्वरूप को बनाने में अपना योगदान दिया। आविष्कारकर्ता वैज्ञानिकों की संख्या तो गिनी जा सकती है। आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, थॉमसन, सीवी रमन, आर्यभट्ट, अल्फ्रेड नोबेल वगैरह तमाम वैज्ञानिकों ने नई दुनिया बनाने में अपने द्वारा नींव रखी। इसी तरह चिकित्सा में और अन्य क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने शुरुआत की। फिर उनके बताए मार्गों पर चलकर हजारों लाखों लोगों ने अपनी सृजनात्मक क्षमता को संख्या बल प्रदान कर पूरे भूमंडल पर उसका प्रसार किया। ये मेटलिस्टिक वर्ड की ऊंचाई थी। फिर सामाजिक क्षेत्र में बुद्ध, महावीर, कबीर, रामानंद, ईसा मसीह जैसे मुख्य धर्मकर्ताओं ने एक धार्मिक सामाजिक आवरण दिया। रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथों ने अपने क्षेत्र में धर्म की नींव रखी। वेद, पुराण, कुरान, बाइबल जैसे महान ग्रंथों का निर्माण हुआ। वर्गों में बंटकर इंसानों ने इनकी मान्यताओं को अलग अलग स्वीकार किया, लेकिन सभी का मूल केंद्र कुछ अच्छी बातें ही हमें सिखाया जो आदर्श रही। फिर शिक्षा पद्धति का विकास भी होता रहा। व्याकरण, गणित, आयुर्विज्ञान, ज्योतिष, खगोल, भाषा, अर्थशास्त्र वगैरह वगैरह, जो मनुष्य के जीवन में नैतिकता के साथ साथ तकनीकी समझ को विकसित करता रहा। फैली हुई व्यवस्था को संभालने के लिए राजनीति का उदय हुआ। राजा महाराजा से लेकर आज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक ये व्यवस्था पहुंची। उपरोक्त विकास उन्हीं संभावनाओं का विकास था जिसे प्रकृति ने मनुष्य में बोया था। वही फूट फूट कर, बिखर बिखर कर हर क्षेत्र में विकसित होती गई और आज भी विकसित हो रही है अनवरत। लेकिन इन व्यवस्थाओं का निर्माण करने वाले, अनुसंधान करने वाले, फिर इनके प्रसार में सहयोग करने वाले हजारों में हैं और इन हजारों के हाथ पैर बनने वाले सहयोगी लाखों में हैं तथा इनका उपयोग करने वाले करोड़ों में हैं। फिर इन व्यवस्थाओं को पूर्णतया प्राप्त करने वाले धनी हुए, जिनकी श्रृंखला लखपति, करोड़पति, अरबपति होते हुए क्रमशः बनी। इनके पास इन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति है। फिर उच्च मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के रूप में करोड़ों लोग हैं जो पूरी व्यवस्था का उपयोग अपनी शर्तों पे तो नहीं कर सकते, पर आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाओं का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें हम निर्धन कहते हैं। इस वर्ग की संख्या सबसे ज़्यादा है और यह इन व्यवस्थाओं का उपयोग करने में लाचार तो है ही। इनमें से बहुत से तो जब प्रारंभ में मनुष्य पाषाण काल में था उससे भी ज़्यादा पिछड़ गए, जो भूखमरी के शिकार करोड़ों में हैं। तथा इन व्यवस्थाओं के अभाव में करोड़ों लोगों के बीच जन्म हुआ चोरी, लूट, हत्या, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, बलवा और मन की कामनाओं के अधूरेपन ने समाज में अराजकता का बीज बो दिया। आपसी कलह, संयुक्त परिवार का टूटना, बलवा, बलात्कार, बेईमानी, तलाक वगैरह वगैरह एक के बाद एक जड़ें जमती गई। विकारों की श्रृंखला बढ़ती गई। फिर ये उच्च वर्गों में भी फैली, जहाँ राजा महाराजा एक दूसरे को कपट के माध्यम से हमले करते गए। राज्य के विस्तार में हत्या व लूट मचती रही। धोखा, फरेब और नया शब्द भ्रष्टाचार का आज के राजनेताओं में भी उदय हुआ। मतलब कहीं कहीं राजा से लेकर प्रजा तक भ्रष्टाचार में लिप्त रही। भूमंडल में इन विकारों को हमने पूर्णतया प्राकृतिक मान लिया, जो आज से नहीं हजारों सालों से है। पर प्रश्न उठता है कि क्या यह भी प्राकृतिक है, या ये पदार्थों, व्यवस्थाओं, शिक्षा, अवसर का समान वितरण न होना? क्या हमने अपने स्वार्थ में प्रकृति के विचारधारा के खिलाफ काम किया है, या फिर प्रकृति स्वयं अपने सिद्धांत में इसके बीज को बोई थी जिसे हमने उकेरा है? क्योंकि विश्व इतिहास में कोई कालखंड ऐसा नहीं है जहां यह विकार विद्यमान न हो। क्या वाकई
इनसे भूमंडल मुक्त हो सकता है, या फिर यह सपना देखना मनुष्य के लिए मात्र एक कल्पना है? अगर प्रकृति ने इसे बोया है तो निश्चित तौर पर हम इसे नहीं बदल सकते। पर अगर यह परिस्थिति जन्य मनुष्य की स्वतंत्रता के मानस पटल की देन है, तो कोई न कोई मार्ग होगा जो इस स्वर्ग की कल्पना को भी साकार कर सकता है।